हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे भारत के संविधान के निर्माण के संदर्भ में संविधान सभा के गठन के संबंध में, जिसमें हमने चर्चा की थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए लगभग 10 लाख लोगों पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना जाएगा। इस प्रकार से पूरे भारत से 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिनका निर्धारण अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार से किया गया, जिसमें 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे, जिनको देसी नरेशों के द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। इसके अलावा 4 जो सदस्य थे वह चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। इन 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। निर्वाचन के संदर्भ में हमने देखा था कि 296 सदस्यों में से 78 सीट मुस्लिम संप्रदाय के लिए रिजर्व की गई थी, 4 सीट सिख संप्रदाय के लिए रिजर्व की गई थी और शेष 214 सीट सामान्य रही थी। जुलाई 1946 में चुनाव की घोषणा की गई। जुलाई 1946 में ही चुनाव के परिणाम भी आ गए। चुनाव के जो परिणाम थे उसमें हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 सीट लेकर के सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। 73 सीट के साथ मुस्लिम लीग यहाँ पर जो है तो दूसरे नंबर पर थी और बाकी 15 सीट अन्य छोटे दल या निर्दलीय। लेकिन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर इस पर आपत्ति दर्ज की और हम लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसको कहते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि जिसे पार्टिसिपेट करना हो करे, जिसे पार्टिसिपेट ना करना हो ना करे। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। और हम लोग ने देखा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके ठीक 2 दिन पश्चात अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही हमने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर BN राव साहब को भी चुन लिया। ठीक 2 दिन पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिस पर संविधान सभा के समक्ष चर्चा हुई और संविधान सभा के द्वारा इस पर विचार करने के पश्चात 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा को यहाँ पर 27 समितियों में विभाजित कर दिया गया, जिससे कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को संपादित करने में आसानी हो सके। संविधान के कार्य को 27 समितियों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से 10 प्रोसीजरल थी, प्रक्रियात्मक थी और 17 सब्जेक्टिव अर्थात विषयात्मक थी। यहाँ पर इन 27 समितियों में से कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन
समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। वार्ता समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकारों पर एक उपसमिति भी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जे.बी. कृपलानी, है ना। जे.बी. कृपलानी के जो है तो कहना चाहिए कि अध्यक्षता में मूल अधिकारों के संदर्भ में एक उपसमिति का गठन किया गया था। ध्वज समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख समितियां थीं जिनके अध्यक्ष हमने देखे। इन समितियों के द्वारा जो हमने 27 समितियों में संविधान सभा को विभाजित किया, इन 27 समितियों ने जो इनके लिए कार्य सौंपा गया अपना अपना कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अपने कार्य को संपादित करने के लिए लगभग 60 देशों की यात्राएं की और इन देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इन देशों के संविधानों का अध्ययन करके यहाँ पर यह देखा गया कि हमारे देश के अनुकूल कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं उन देशों के संविधान से हम अपने देश के संविधान में एडॉप्ट कर सकते हैं। तो उन सभी का अध्ययन करने के पश्चात जो भी हमारे देश के अनुकूल लगा, उन सभी को लेकर के सभी समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करके अपने अपने प्रतिवेदन ला करके एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि इस संपूर्ण सामग्री का अध्ययन करते हुए उसे एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करे। ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में थे जो कि विभिन्न राष्ट्रों से लाए गए इस सामग्री का अध्ययन करने के लिए जो है तो तैयार थे, है ना। और वो थे हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर वी.एन. राव साहब। वी.एन. राव साहब ने इस संपूर्ण मैटर का सभी समितियों की रिपोर्ट का अध्ययन किया और इसका एक रफ ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया। संविधान का एक रफ ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया। किसने? डॉक्टर वी.एन. राव साहब ने, जिसमें 248 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। संविधान का जो रफ ड्राफ्ट बना करके तैयार किया गया उसमें 248 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अब यहां पर अभी क्या हुआ है, संविधान का रफ ड्राफ्ट बन करके तैयार हुआ है। अब इस संविधान के रफ ड्राफ्ट को फेयर करने के लिए यहां पर 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, है ना। इस रफ ड्राफ्ट को फेयर करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जो 7 सदस्यीय समिति थी। इस समिति में अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। इसके अलावा इसमें जो अन्य सदस्य थे उसमें
KM मुंशी जो कि बंबई से निर्वाचित होकर के आए थे। दूसरे मोहम्मद सादुल्लाह जो कि आसाम से निर्वाचित होकर के आए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से निर्वाचित होकर के आए थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, इसके अलावा आपके जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये मद्रास से चुन करके आए थे, है ना। इसके बाद VL मित्तल, लेकिन इन्होंने बीच में ही क्या हुआ कि इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पर आए थे एन माधवराव, ना। BL मित्तल इन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर कौन आए, आपके एन माधवराव। इसके बाद डीपी खेतान जो है ये ज्यादा दिन तक साथ नहीं निभा पाए, है ना, और इनकी बीच में ही मृत्यु हो गई और इनके स्थान पर आए TT कृष्णमाचारी। तो इस प्रकार से ये 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा क्या किया गया, इस रफ ड्राफ्ट को फेयर करने का काम प्रारंभ किया गया। इस रफ ड्राफ्ट का इस समिति के द्वारा अध्ययन किया गया और इसमें जो है क्या क्या संशोधन हो सकता है, क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या चीज इसमें सही है, क्या हमारे देश के अनुकूल है, क्या हमारे देश के प्रतिकूल है, उन सभी विषयों पर अध्ययन किया गया। और जो जो इसमें कमियां इस समिति के लिए नजर आई उनको ऐड करने का भी जो है तो प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया। और इस प्रकार से ड्राफ्टिंग कमेटी ने रफ ड्राफ्ट पर गहन अध्ययन करने के पश्चात 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट को यहां पर 21 फरवरी 1948 को जब संविधान सभा के समक्ष रखा गया तो संविधान सभा में इस ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए, 3 रीडिंग्स, और इस रिपोर्ट पर संविधान सभा के समक्ष 114 दिन तक बहस चली। संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई कि किसको स्वीकार किया जाए, किसे अस्वीकार किया जाए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कई सुझावों को स्वीकार किया गया, कई को अस्वीकार किया गया। कई सारी चीजें संविधान सभा के समक्ष जो है तो नई चीजें निकल कर के आई जिन्हें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से फाइनली यहाँ पर 114 दिन तक बहस होने के पश्चात 14 नवंबर 1949 को डॉक्टर VR अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान के संदर्भ में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड के नाम से संविधान के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव डॉक्टर VR अंबेडकर साहब के द्वारा प्रारूप समिति की तरफ से यहाँ पर पेश किया गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे पास कर दिया गया और पास होने के पश्चात इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए कुल मिलाकर के 284 सदस्यों के द्वारा इस संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इस संविधान को
भारत की जनता के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। यहां पर इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 देशों की यात्राएं की। इस संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, उस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। लेकिन हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया। हमने अपने संविधान को लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक 2 महीने पश्चात। यद्यपि लगभग 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभावी कर दिए गए, लेकिन संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू क्यों किया गया? 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर सकते थे या किसी अन्य दिनांक को भी इसको लागू किया जा सकता था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान सभा में अधिकांश सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इतिहास में जाकर के अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर के पास रावी के तट पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और 26 जनवरी 1930 के पश्चात इसी दिन प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस को निरंतर मनाया जा रहा था। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ऐसा मानना था कि उस दिन को याद रखने के उद्देश्य से हम संविधान को उस दिन लागू कर दें, तो कम से कम संविधान के लागू करने की दिनांक के रूप में, है ना, संविधान के हैप्पी बर्थडे के रूप में कम से कम उस 26 जनवरी 1930 के दिन को, जिस दिन पहली बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस लाहौर के पास रावी के तट पर मनाया गया था, उसे याद किया जाता रहेगा। और इसी उद्देश्य से हमने 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर अपने संविधान को लागू किया। दोस्तों, संविधान लागू होने के पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो इस संविधान सभा की अंतिम बैठक के संदर्भ में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें, है ना। जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसके बाजू में जो, है ना, घंटे का निशान बना हुआ है ना, उसको भी क्लिक कर दें,
तो आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि और आगे इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहें, तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक इसके लिए अन्य लोगों को भेजें, जिससे अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।